Singh, please take your seat. You are on the same subject. The ruling has been already done. You have no right to question the chair. Please take your seat. मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता भीम हूं सिंह जी, और पार्टी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं जो मुझे बोलने का इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मौका दिया। महोदय, इसके पहले कि मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करूं, महर्षि कनाद को याद करता हूं। महर्षि कनाद वह व्यक्ति हैं जो आज से हजारों हजार साल पहले ruling has been already given. जब दुनिया में कोई नहीं जानता था, जब अंधेरे में थी दुनिया, उस समय महर्षि कनाद ने इस भारत की भूमि पर परमाणु का सिद्धांत दिया। तो मैं उनको श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। मैं होमी जहांगीर भाभा जी और उनके सरीखे तमाम वैज्ञानिकों के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने भारत को एक न्यूक्लियर पावर बनाने में अपना योगदान दिया है। महोदय, ये कहा गया, नाम पर टिप्पणी की गई, कहा गया कि नाम रखने में एनडीए सरकार, भाजपा सरकार बड़ा माहिर है। खाली नाम रखने में ही नहीं महोदय, हम काम करने में भी माहिर हैं, और नाम रखना भी एक गुण है। नाम, अगर हमारा नाम भीम है तो हमारे माता पिता का टेस्ट का पता चलता है। अगर किसी का भी नाम कुछ है तो उससे उसका परिवार का पता चलता है कि कैसी सोच का है। हमारे जो शांति विधेयक है, इससे स्पष्ट होता है कि हमारी सरकार की मंशा क्या है, हमारी प्रधानमंत्री जी की मंशा क्या है। इसलिए यह शांति विधेयक सर्वथा ही उचित है। यह विधेयक 10 अध्यायों 91 खंडों में बटा हुआ विधेयक है। यह दूरदृष्टि से लाया गया विधेयक है। यह 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण कारक बनने वाला है। इस विधेयक के पारित हो जाने से, कानून बन जाने के बाद, भारत अपनी जरूरतों का अधिकांश हिस्सा, अधिकांश जो एनर्जी है, नॉन फॉसिल फ्यूल से प्राप्त करने में वो सफल हो सकेगा। महोदय, हम नॉन फॉसिल फ्यूल ही क्यों प्राप्त करें, इसकी क्या जरूरत है, पूछा जा सकता है। जरूरत है कि हम जो सब प्रति अपनी एनर्जी पैदा कर रहे हैं, अपनी बिजली पैदा कर रहे हैं, उसका 70% हिस्सा कोयला से प्राप्त होता है, और कोयला से कार्बन उत्सर्जन होता है, जिससे ग्रीन हाउस पर इफेक्ट पड़ता है। और भारत पेरिस समझौता से बंधा हुआ है। पेरिस समझौता 2015, जिसको इसी संसद ने 2016 में रेक्टिफाई किया है। हम अपने अंतर्राष्ट्रीय समझौता को भी लागू करना चाहते हैं। हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि हम 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यह नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, नॉन फॉसिल फ्यूल को प्राप्त करने के लिए, हम ये जरूरी है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त करें। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज भारत में न्यूक्लियर एनर्जी मात्र 3% ही ये उपलब्ध है, तो इसे बढ़ाना होगा। यह पहला कारण है जिसके कारण यह विधेयक लाया गया है। दूसरा कारण है बढ़ते शहरीकरण, बढ़ती जनसंख्या, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स, डिजिटल सेंटर, 5G नेटवर्क, हरित हाइड्रोजन, यूपीआई, क्लाउड फंडिंग वगैरह वगैरह के लिए ऊर्जा की जरूरत है, और मांग बढ़ती जा रही है। इसलिए हमको अधिक से अधिक ऊर्जा का उत्पादन करना होगा, और यह केवल न्यूक्लियर पावर से ही संभव है। यह जो बढ़ती जरूरतों के मुताबिक हमें एनर्जी हासिल करना है, तो कैसे हासिल किया जाए? अगर हम कोयला बनाते हैं, कोयला से एनर्जी पैदा करते हैं, तो उससे कार्बन उत्सर्जन होगा, और हमको कार्बन पर तो रोक लगाना है। अगर हम पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा वगैरह का उपयोग करें, तो इनकी सीमाएं हैं, मौसम की सीमाएं हैं, उपलब्धता की सीमाएं हैं। इसलिए हाइड्रो पावर की भी यही जो है वही कमी है। इसलिए घूम फिरा करके हमको न्यूक्लियर एनर्जी पर ही आना होगा, और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि 2047 तक 100 गीगावाट हम एनर्जी पैदा करेंगे, 100 गीगावाट एनर्जी पैदा करेंगे। अब 100 गीगावाट
जब एनर्जी पैदा करना है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, तो हमको स्मॉल मॉड्यूलर भारी संख्या में लगाना होगा। यहाँ लगाना होगा, वहां लगाना होगा, वहां लगाना होगा, सारे जगह लगाना होगा। और इसके लिए पूंजी की आवश्यकता होगी, पूंजी, और वो भी पूंजी कोई 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया नहीं, बल्कि 214 अरब डॉलर, 214 अरब डॉलर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो सरकार अगर अपना संसाधन ही लगा देगा तो हम और भी काम कैसे करेंगे? इसीलिए प्राइवेट पार्टी का, निजी पार्टियों का इसमें आना बहुत आवश्यक है। लेकिन अफसोस है कि ऐसे पवित्र भावना से लाए गए इस विधेयक का विपक्ष के द्वारा और खास करके कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्टों के प्रभाव से अभी भी नहीं निकली। और जब जब हम एनर्जी के क्षेत्र में या भारत को दुनिया में एक शक्ति बनाने का निर्णय लेते हैं, काम करते हैं, तो खास करके कम्युनिस्टों से विरोध होता है। और यह विरोध पहली बार नहीं हो रहा है। हम जयराम जी को याद दिलाना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहेंगे। आपने 2008 के एग्रीमेंट का चर्चा किया, और 2000 एग्रीमेंट जो भारत अमेरिका समझौता था, जिसको 1, 2, 3 एग्रीमेंट भी कहा जाता था, उस समय की बात को आपने कोट किया कि भाजपा ने विरोध किया। हाँ, भाजपा ने विरोध किया, लेकिन हम तो विपक्ष में थे। आपके सहयोगियों ने क्या किया, ये कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने क्या किया था, आपको स्मरण होना चाहिए। उस समय सीपीएम के जो जनरल सेक्रेटरी थे प्रकाश करात आपको नोटिस देते थे, रोज डेली बेसिस पर नोटिस देते थे कि यह करो, वह करो, यह नहीं करो, वह नहीं करो। और अंतिम में हमको याद है तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का वक्तव्य, उन्होंने लाचारी में बोला कि जो डेली के हमको मरना होता है कम्युनिस्टों के द्वारा, हम एक बार ही विश्वास मत लेंगे और सदन में जाएंगे। और इस प्रकार से वो जो एग्रीमेंट है उसके पक्ष में संसद का विधेयक पास हुआ था। तो मैं कहना चाहता हूं कि इन कम्युनिस्टों के फेरा में आप मत रहिए। कम्युनिस्टों के फेरा में रहने से ये जो देश का विकास है वो बाधित होगा। अब जो न्यूक्लियर एनर्जी है महोदय, अभी भीम जी 1 मिनट पॉइंट ऑफ ऑर्डर, 1 मिनट पॉइंट। हाँ, 240 ये कम्युनिस्ट को नाम पर काम करेगा तो देश विकास नहीं हो जाएगा। We'll examine it, please. Thank you. नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। We'll examine the record. आप बोले। Yes, you have already spoken. I have heard it. और उसने लक्ष्य निर्धारित किया था। I have already told. मैंने कहा है कि ऑलरेडी इसको एग्जामिन कराएंगे। 25,000 मेगावाट भीम जी 1 मिनट। 25 गीगावाट। Tell me your point of order, please. सर, किसी का नाम नहीं लिया है। हाँ, 240 है, इन्होंने बिल्कुल गलत बात बताया। अगर वो विड्रॉ करना चाहिए। 240 irrelevant है। Please take your seat. बिल्कुल गलत बात बताया। आप बोले। ऐतिहासिक सच है। 2008 में कम्युनिस्टों ने किस प्रकार से विरोध किया था, ये कांग्रेस वाले बतावे। मैं पक्की मुस्तैदी से कहता हूँ, दावा से कहता हूँ कि कम्युनिस्टों ने, सोमनाथ चटर्जी उस समय के स्पीकर थे, ये सीपीएम वालों ने अध्यक्षता करने के कारण सोमनाथ चटर्जी को पार्टी से निकाल दिया था। क्या यह सही है कि नहीं है? बतावे कम्युनिस्ट पार्टी, बतावे कांग्रेस पार्टी। तो महोदय, मनमोहन सिंह की सरकार ने निर्णय लिया था कि हम 2020 तक 25,000 मेगावाट यानी 25 गीगावाट बिजली पैदा करेंगे, न्यूक्लियर बिजली पैदा करेंगे। लेकिन क्या हुआ, जब वो सरकार से छोड़कर गए तो उन्होंने मात्र 4780 मेगावाट छोड़कर गए। हमारी सरकार आने के बाद आज की जो स्थिति है उसमें 8880 यानी कि 9 गीगावाट तक बिजली ले गए हैं, और हम इसको और भी ऊपर ले जाने, इसीलिए हमें विधेयक लाए हैं। विधेयक लाने का कारण है ये जो प्रगति की धीमी प्रगति हो रही है, प्रगति की गति धीमी है, उसका रास्ता में बाधक है ये जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और CNLD एक्ट
2010 यानी परमाणु क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम 2010 ये बाधक हैं। इसीलिए ये जो विधेयक है इसके द्वारा इन दोनों कानूनों को रद्द किया जा रहा है, दोनों कानूनों को रद्द किया जा रहा है। अब जो कहा जा रहा है, दूसरी आपत्ति यह उठाई जाती है कि प्राइवेट सेक्टर को क्यों दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में हमने जब खोला प्राइवेट पार्टियों को तो आप देख रहे हैं कि हम विश्व की शक्ति बन गए हैं। अगर सैन्य उत्पादन की बात करें, जब हमने 2018 में सैन्य क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोला, उस समय भी इन लोगों ने विरोध किया। आज हमारी यह स्थिति है मोदी जी की सरकार के समय कि जहां पहले सैन्य उपकरण 65% आयात किए जाते थे, आज 65% अपने स्वदेश में निर्मित हो रहा है। यह है निजी क्षेत्र का खोलने का वादा। तो यह जो विधेयक है यह दूरदृष्टि वाले प्रधानमंत्री का विजनरी डॉक्यूमेंट है। शांति विधेयक 2025 भारत की ऊर्जा यात्रा में एक ऐतिहासिक मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है। यह राष्ट्रीय हित लाभ का दस्तावेज है। सदन से अपील है कि सर्वसम्मति से पारित करने का कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल।